तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 17 अगस्त 2022 को जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 1 को हम लोग आज कवर करेंगे। इसमें हम टोटल 25 प्रश्नों को देखेंगे और टोटल सारे 25 प्रश्न जो है साइंस के ही हैं और इन्हें मात्र हम लोग 10 से 11 मिनट में कवर करेंगे। और इससे क्या होगा कि आपके समय का बचत होगा। आप इस समय को बचाकर अपने स्टडी को, रिविजन के टाइम को बढ़ा सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो जितने भी नए लोग हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब हम लोग का मोटिवेशन नहीं मिलेगा और हो सकता है आप लोग को मैं वीडियो प्रोवाइड ना कर सकूं। इसलिए आप लोग ज़्यादातर ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना विलंब के चैनल को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, और एक और बात, आप लोग के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है साइंस और जीके और करेंट का। ग्रुप डी में जितने भी साइंस, जीके और करेंट आए थे उनका सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया। जीके और करेंट का एक प्लेलिस्ट है और साइंस का एक अलग से प्लेलिस्ट है। तो आप जाकर सर्च करें, देखेंगे वो चैनल पर ग्रुप डी जीके प्लेलिस्ट होगा और एक ग्रुप डी साइंस प्लेलिस्ट होगा। तो आप जाकर सारे वीडियो को वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। किसी पदार्थ में की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? तो प्रतिरोधकता की बात हुई है और प्रतिरोधकता को इंग्लिश में हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो इसका ये जो होता है तापमान पर निर्भर रहता है और तापमान के अलावा एक पदार्थ की प्रकृति पर भी ये प्रतिरोधकता निर्भर होता है। अगर सिर्फ प्रतिरोध रहता यानी रेजिस्टेंस रहता तो रेजिस्टेंस जो होता है प्रतिरोधक की लंबाई पर निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और तापमान पर ये निर्भर करता है। ये तीन चीज़ों पर निर्भर करता है। और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है इसको हम इंग्लिश में क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की एक वाणिज्यिक इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई हो जाएगा किलोवाट घंटा, जो है विद्युत ऊर्जा की एक कमर्शियल यूनिट है। अगला प्रश्न है, गार्ड सेल आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ। गार्ड सेल जो होते हैं, सुरक्षा कोशिका जो होती हैं, वो किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं? तो वो ट्रांसपायरेशन में होती है। ट्रांसपायरेशन एक ऐसी क्रिया है जिसमें पौधे अपना जो उनके उनके बॉडी में जो पानी होता है पत्तियों के सहारे बाहर निकालते हैं। द लॉस ऑफ वाटर थ्रू लिप्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। अगला प्रश्न है, कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण हुआ है। उत्तल दर्पण रियर व्यू इमेज के रूप में यूज होता है। तो ये दे दिया है फोकल लेंथ एफ की लंबाई दे दी गई है। इमेज वस्तु कहाँ रखा गया उसकी दूरी दे दी गई है और पूछा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा। तो आपको फार्मूला मालूम होगा, इमेज का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u फार्मूला होता है। आप इस फार्मूला में मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर f की लंबाई दी है 1/2। f कितना है? 2 है, तो f की जगह हम 2 रख देंगे। 1/v, हमें v मतलब इमेज की दूरी निकालना है, तो हमें नहीं दिया इमेज तो हम ऐसे ही लिख देंगे। प्लस 1/u, यू तो दिया है 3 मीटर, 3 मीटर। लेकिन हम यहाँ से देखेंगे जब अवतल दर्पण बनता है, उत्तल दर्पण बनता है, तो इमेज जो होता है ऐसे देखिए, तो इमेज के ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है वो माइनस में लिखी जाती है, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 1/2 ये इधर आ जाएगा 1/2, तो प्लस में हो जाएगा 1/3 बराबर 1/v। इसको जोड़ेंगे तो 5/6 हो जाएगा 1/v। तो यहाँ से v का मान मेरा आ गया, v बराबर हो जाएगा 6/5 और इसको डेसिमल में तोड़ेंगे तो 1/1.2 मीटर हो जाएगा। तो ये मेरा 1.2 मीटर, और जो आपको मालूम है कि उत्तल दर्पण में जो इमेज बनता है मिरर के पीछे बनता है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर इमेज बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? 4 इसके ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से सेलेक्ट करना है इसका कौन यूज नहीं है ब्लीचिंग पाउडर का। तो केक बनाने में बेकिंग पाउडर का यूज नहीं होता है, लेकिन पेयजल को कीटाणु मुक्त करना इसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। सोडा एसिड अग्निशामकों में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक में रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, लेकिन केक बेकिंग में इसका यूज नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सोइल डिग्रेडेशन इज वन ऑफ द मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड दिस डे। अ वाइड रेंज ऑफ टेक्निक्स टू कंजर्व सोइल आर मेंशन बिलो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि जो मृदा अपरदन है एक फिलहाल में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आपको 4 ऑप्शन में सेलेक्ट करना है कि कौन है जो, इस चारों ऑप्शन में कौन है जो मृदा अपरदन को नहीं रोकता है। तो ओवर ग्रेजिंग जो है ये मृदा अपरदन को नहीं रोकता है।
मृदा अपरदन को रोकने के लिए हमें क्रॉप रोटेशन करना होगा, टेरेस फार्मिंग करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ट्री को लगाना होगा। ओवर ग्रेजिंग मतलब होता है पशुओं द्वारा खेतों को या फील्डों को चरना, उसे हम ओवर ग्रेजिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है, वह कौन सी है? तो गर्भ निरोधक तकनीक में कॉपर टी का उपयोग जो है गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है। फैगोसाइटोसिस मतलब किलिंग ऑफ सेल। ये क्या करता है, शुक्राणु के जो सेल होते हैं उन्हें खत्म कर देता है, खत्म करके निषेचन को रोकता है। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड्स के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे? तो लिथियम और सोडियम के गुण जो थे समान पाए गए थे न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? तो घोंघा में जो है जीन का निर्धारण आनुवांशिक रूप से, जेनेटिक्स रूप से नहीं होता। बाकी तितली, गौरैया और माथ में आनुवांशिक रूप से इसका निर्धारण होता है, लेकिन घोंघा में इसका लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अविलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और अपरिवर्तित किरण के बीच कोण कितना होगा, किसके बराबर होगा? तो ये आपका 0 डिग्री का कोण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बाकी सही है, क्योंकि किण्वन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बिल्कुल सही है, किण्वन में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। किण्वन मतलब फर्मेंटेशन। श्वसन के प्रथम चरण में पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। तो ये भी सही है, 3 सही है और ये वाला जो है गलत है। अगला प्रश्न है, समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं? तो ऑक्सीजन में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं, यानी अधातु वाला गुण ऑक्सीजन में होता है। और ग्रुप कौन सा है? तो ग्रुप 16 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो WC एक मानव का सेल है, मनुष्य के बॉडी में, ह्यूमन बींग्स के बॉडी में एक सेल है जो अपनी आकार जो है खुद बदल लेती है, अपने आकार बदलते रहती है, व्हाइट ब्लड सेल। अगला प्रश्न है, यदि हम खाली स्थान में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफेद अवक्षेप बनता है। तो हम एल्युमिनियम क्लोराइड विलयन में अमोनिया को मिलाते हैं तो एक सफेद अवक्षेप बनेगा। अमोनिया क्लोराइड में जब हम अमोनिया को मिलाएंगे तो अमोनिया का फॉर्मूला भी पूछ देता है, NH3 जो है अमोनिया का फॉर्मूला होता है। जब एल्युमिनियम क्लोराइड में अमोनिया को विलयन मिलाते हैं तो सफेद अवक्षेप बनता है। अगला प्रश्न है, एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। तो दर्पण के बारे में कौन सा कथन सही है? आप लोग देखे होंगे, आप लोग के पास एक लेंस होगा, ऐसे रहता है। इसमें जब सूर्य का प्रकाश यहाँ से आता है, ऐसे जब सूर्य का प्रकाश आता है तो अगर हम यहाँ पर कोई कागज रखे रहते हैं तो यहाँ से जो किरण आती है तो यहाँ पर ज़्यादा देर रखने पर क्या होता है, ये जलने लगता है। तो आपको बताना है कि ये इसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो A और C दोनों सही हैं। देखिए क्या होता है, ये एक अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल गोलीय दर्पण है और एक अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण जो होते हैं अभिसारी दर्पण होते हैं। तो ये 1 और A और C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। अगर आप पहले शिफ्ट का पेपर देखेंगे उसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूछा हुआ था और इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पूछ लिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? तो आपको बताना है चारों ऑप्शन में बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड गिव्स आउट बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। इनके लिए कौन सा एक बैलेंस रिएक्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है एक बैलेंस रिएक्शन है। आप यहाँ देख सकते हैं क्यों बैलेंस है। तो देखिए बेरियम जो है यहाँ पर 3 है, 3 गुणे बी है, मतलब 3 बेरियम, और इस साइड भी आप देखेंगे तो 3 बेरियम है। यहाँ पर SO4 यहाँ 4 और 4 3 12 SO4 है। यहाँ पर देखिए 4 गुणे 3, यहाँ भी 12 SO4 है। तो देखेंगे जितना इधर एलिमेंट होते हैं उतना ही इधर साइड भी दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होता है, उसे हम बैलेंस अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव है? तो संभव स्थिति जो है ऑप्शन नंबर 3 में जो है A और B दोनों संभव है। एक बार पढ़ लेते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही है, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है एक दूसरे के समांतर होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रित वृत्त हो सकती हैं। ठीक है, ये एक सकेंद्रित यानी एक सेंटर वाले वृत्त हो सकती हैं और ये समांतर भी हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल दोनों कथन सही है।
अगला प्रश्न है, मानव वृक्क शुक्राणु यानी मानव की जो किडनी होती है उसमें जो नेफ्रॉन होते हैं, नालीनुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से इनमें से किन पदार्थ का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? तो ऐसे पदार्थ जिनका फिर से एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, वो है ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल। इनका पुनः अवशोषण होता है। अगेन एब्जॉर्प्शन, एक बार फिर एब्जॉर्प्शन होता है, पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। कौन कौन? तो ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल। किसके द्वारा? तो नेफ्रॉन के द्वारा। अगला प्रश्न है, दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? तो ए और बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये समीकरण है। तो आपको बताना है कि ए और बी के स्थान पर क्या आएगा। तो ए और बी के स्थान पर सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम ब्रोमाइड आएगा। क्यों आएगा? देखिए, आप इसकी अभिक्रिया को हम लोग लिखते हैं AgNO3 प्लस KBr क्या देता है? AgBr प्लस KNO3 ये देता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो Ag है, K है, Ag है, K है, तो ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, अपने अपने स्थान को बदल दे रहे हैं। NO3 के साथ यहाँ पर Br के साथ K था, तो अब जाकर NO3 के साथ लग गया है। NO3 के साथ सिल्वर था, अब जाकर Br के साथ लग गया। ये लोग अपने दोनों लोग एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, विस्थापन कर देते हैं और अपने स्थान को बदल लेते हैं। इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो यहाँ हम लोग रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करने की आवश्यकता होती है, ये इसलिए करते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। इसमें जो कोई भी समीकरण होते हैं, कोई भी अभिक्रिया होती है, उसके बायां पक्ष और दायां दोनों में जो द्रव्यमान होते हैं समान होते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला प्रश्न है, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण पानी का रंग जो है नीला दिखाई देता है गहरे समुद्र में। अगला प्रश्न है, दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित है और इनकी लंबाइयां भी समान है, किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध के 16 गुने के बराबर है, तो तार ए और तार बी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। देखिए क्या है कि ए और बी जो तार है उनकी लंबाई भी बराबर है और वो सेम पदार्थ से बने हुए, उनका जो मटेरियल है सेम मटेरियल है और लंबाई भी, लेंथ भी बराबर है, लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट है, उसका क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। तो हमें बताना है उनके एरिया में क्या अंतर होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो चलिए हम बनाते हैं इस प्रश्न को। मान लेते हैं कि तार ए जो है इसका जो क्षेत्रफल है ए है और तार बी का भी क्षेत्रफल मान लेते हैं, तार बी का क्षेत्रफल बी है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि तार ए का जो प्रतिरोध है, तार ए का प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस जो है तार बी के प्रतिरोध के 16 गुना है। प्रतिरोध के क्या है? 16 गुना है। तो हम फॉर्मूला रखेंगे प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी इंटू लंबाई बटा में क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसका ए हो जाएगा और इधर रखेंगे रेजिस्टिविटी, क्योंकि मटेरियल समान है और लंबाई भी समान है, तो ये दोनों बराबर होगा और इसका क्षेत्रफल है बी वाले का बी, और ये कितने गुना है? 16 गुना है। तो ये पी से रेजिस्टिविटी कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो मेरा ए और बी का जो अनुपात आएगा 1/16 हो जाएगा। तो 1/16 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी आसान था। अगर आपको ऐसा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको घटते क्रम, अवरोही क्रम में किसके आधार पर? तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर, रिएक्टिविटी के आधार पर आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, जिंक, कॉपर, मरकरी और सिल्वर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज हमने टोटल 25 प्रश्न जो साइंस के थे हमने देख लिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।